स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस भारत बैच में। यानी कि भारत बैच के इस पहले वीडियो में हम जानने वाले हैं मात्रक और विमाएं, यानी कि यूनिट और डायमेंशन ना। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और यहीं से फिजिक्स की शुरुआत होती है। तो क्यों ना हम फिजिक्स की शुरुआत यानी कि फिजिक्स को शुरू करने से पहले फिजिक्स की कुछ बेसिक जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि फिजिक्स कहते किसे, यानी कि व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर फिजिकल हो, यानी किसी भी तरीके की कोई भी घटना होती है ब्रह्मांड में, चाहे वो तारों का टूटना या फिर ग्रहों का आपस में जुड़ना या फिर यानी कि कोई भी ब्रह्मांड में घटना हो, और उस ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी भी आती है। तो पृथ्वी से जुड़ी और ब्रह्मांड में जो जितनी भी घटनाएं हैं, अगर उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं, तो वही कहलाती है फिजिक्स, यानी कि उसी को भौतिकी कहा जाता है। ठीक, अगर बात करें कि फिजिक्स के पिता कौन है, तो फिजिक्स के पिता माना जाता है न्यूटन को, यानी कि फिजिक्स के पिता यानी कि भौतिकी के पिता न्यूटन को माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आधुनिक फिजिक्स के पिता कौन है, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के पिता किसको माना जाता है, तो वो हो जाएंगे हमारे गैलीलियो साहब। ठीक, अगर उसके हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, यानी कि शास्त्रीय फिजिक्स के पिता कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से केवल यानी कि ये सब वीवीआई क्वेश्चन तो है ही, लेकिन ये सब ना पूछ के कभी आपसे अगर ये पूछ दिया कि विश्व में ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले फिजिक्स की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो हो जाएंगे हमारे WC रॉन्गटन, यानी कि WC रॉन्गटन, मतलब थोड़ा सा नाम पटा है, WC रांटगन ना, WC रांटगन। ठीक, यानी कि ये विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको ना एक्सरे की खोज के लिए, यानी कि एक्सरे जो आप लोग देते हैं, यानी कि एक्सरे की खोज के लिए ना, ये सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय फिजिक्स में सबसे यानी कि नोबेल पुरस्कार भारतीय ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको दिया गया था, तो वो हो जाएंगे हमारे रमन, यानी कि रमन साहब, चंद्रसेन वेंकट रमन है, जो कि इंडिया से है ना। ठीक, ये सब तो एक बेसिक बात है जिसको हम लोगों ने जान लिया। अब आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है मात्रक और डायमेंशन, यानी कि यूनिट और डायमेंशन ना, मात्रक और विमाएं। तो मात्रक और विमाओं को समझने से पहले आप लोग को ये समझना होगा कि आखिर ये मात्रक होती क्या है। पहले आप लोगों को समझना है कि मात्रक क्या होती है, उसके बाद में समझना है आप लोगों को कि फिर क्या होती है विमाएं। ठीक, यानी कि मात्रक और विमाओं को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये मात्रक यानी किसे कहते हैं, और मात्रक को समझने से पहले आप लोगों को समझने की थोड़ी सी एक बात कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। देखिए, भौतिक राशि क्या है ना, कि भौतिक राशि दो चीजों से मिलकर बना होता है। जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे ही फिजिक्स की भाषा में भौतिक कहा जाता है। ठीक, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे ही फिजिक्स की भाषा में भौतिक कहा जाता है। ये आपने ठीक सुना है। जैसे ये मार्कर हो गया, अगर हमें कोई एक नया मार्कर खरीदना होगा तो हम दुकान पे जाके कि क्या बोलेंगे बताइए तो, कि भैया हमको 5 केजी मार्कर दीजिए, ऐसे बोलेंगे हम नहीं ना। यानी कि वहां पे जाकर के हम बोलेंगे भैया हमको 1 मार्कर दीजिए, मतलब कि हमने यानी कि इस मार्कर को मांगने में हमने 1 मार्कर मांगा। अगर वही हम जाएंगे एक किराना दुकान पे, तो वहां पे अगर हम बोलेंगे कि भैया हमको ना 1 चावल दीजिए, तो 1 चावल ये क्या है, 1 केजी बोलो, 1 क्विंटल बोलो, या फिर 1 टन बोलो, या फिर एक मतलब 100 ग्राम बोलो, ये 1 चावल क्या आप तो मांग रहे हो। यानी कि ऐसे लोग बोलते हैं ना, मतलब कि बोलने और यानी कि मांगने का कोई तरीका होता है, और उसको उस तरीके से हम लोग किसी न किसी चीज को व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त करना ही क्या कहलाती है, तो भौतिक राशियां कहलाती है। और व्यक्त हम 2 तरीके से करते हैं। ठीक, जैसे अगर ये वेन्स की बात हमने की, तो हमको यानी कि 1 मार्कर चाहिए, तो ये जो m है यानी कि 1 मार्कर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मात्रक, क्योंकि मार्कर एक मात्रक है, और ये जो 1 है ये संख्यात्मक मान हो गया। ठीक, अगर हमने चावल का लिया था एग्जाम्पल, तो हमको 1 केजी अगर चावल चाहिए, यानी कि हमको अगर 1 केजी चावल चाहिए, तो ये जो चावल हो गया यानी केजी हो गया, ये जो केजी है ये मात्रक हो गया। ठीक, लेकिन अगर ये 1 की बात करें तो ये 1 क्या हो गया, तो संख्यात्मक मान हो गए। मतलब कि भौतिक राशियों को मापने के लिए हमको हमेशा ही 2 चीजें की आवश्यकता होती है, पहले तो मात्रक और उसके बाद संख्यात्मक मान। आइए हम एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी मात्रक को मापने के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कोई भी राशि हो, जैसे चावल हो गया, गेहूं, यानी कि आप दुनिया में किसी भी चीज को खरीदे या फिर बेचे, उसको संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के बिना आप उसे प्रदर्शित कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि मात्रक यानी कि भौतिक राशियों में जितनी भी मात्रक यानी कि दुनिया में कोई भी वस्तु हो
उसको हमेशा मापने के लिए आपको मात्रक और संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ेगी ही। अब देखिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारे देश में किसी भी चीज को केजी से मापा जाता है। जैसे मान लीजिए किलोग्राम, तो ग्राम ना, जैसे मान लीजिए चावल हो गया, तो अगर हम चावल को अपने देश में मापेंगे केजी में ना, अगर यही चावल जाएगा यानी फ्रांस में, तो वहां पे लोग ना इसको ना ग्राम में मापेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ को क्या है, हमारे यहाँ केजी है, ठीक, यानी कि इंडिया में केजी है, लेकिन अगर यही जाएगा फ्रांस तरफ तो ये केवल ग्राम हो जाएगा। अगर यही केजी जाएगा ब्रिटेन में तो ये हो जाएगा पाउंड, ठीक, यानी क्या हो जाएगा, ये पाउंड हो जाएगा। अब माथा गर्म हो गया, मतलब कि हमारे देश में जो है वो केजी है, दूसरे देश में हो गया ग्राम, अब अलग देश में जाएंगे तो वहाँ पे हो गया पाउंड। ये तो रही चावल की बात ना। अगर हमको लंबाई को मापना है, अगर हम बोलेंगे कि ये जो मार्कर है ये कितना लंबा हो सकता है, या फिर 1 फीट, 2 फीट, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आप लोग ऐसे बताइएगा, मतलब कि हमारे भाषा में आप लोग बताइएगा। लेकिन यही जो मार्कर है ना, ये तो अगर हमारे देश में है, मतलब कि इंडिया में है, इंडिया में यही मार्कर है, तो इसको आप लोग बताएंगे कि कौची में, मीटर में। लेकिन अगर यही मार्कर यानी कि यही जो मार्कर है ये जाएगा फ्रांस में, तो ये हो जाएगा क्या में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। यही मार्कर हुआ है, लेकिन हमारे देश में क्या है, मीटर में है। अलग देश में जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक। अगर हम जाएंगे ये इसी मार्कर को लेकर के ब्रिटेन में, तो वहां पे ये हो जाएगा फुट में। कितने में हो जाएगा, फुट में हो जाएगा। और भेजा गरम, मतलब कि एक ही वस्तु को बताने के लिए हमको अलग अलग देशों में अलग अलग चीज की यानी कि जानकारी प्राप्त करनी पड़ती थी, और इससे बहुत ही दिक्कत होती थी। मतलब कि इतना दिक्कत कि पूछिए मत। जैसे अगर शादी विवाह, अगर आज से लगभग 50-60 साल अगर पहले हम लोग जाए शादी विवाह में, तो वहाँ पे ना लोग जाते थे पहले, मतलब कि जितने भी बुजुर्ग लोग थे वे सब जाते थे, और वहाँ पे ना लड़की को या फिर लड़की को अपने ठेगुरी से मापते थे कि हाँ देखिए, मतलब कि ये लड़का है और ये इतना ठेगुरी, हाँ इतना ठेगुरी के इतना बराबर है लड़का। अब इसी के माप को लड़की को दिखाया जाता है कि देख तुम्हारा पति इतना बराबर है और तुमको इतना ही बराबर लड़के से शादी करनी है। अब मान लीजिए पति तो इतना बराबर हो गया, लड़कियां पूरी इसके ऊपर हो गई, तो जा लड़का छोटा हो गया, मतलब कि वहां पे ऐसे होते था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, तो कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब कि मीटर, सेंटीमीटर ऐसे सब आ गए हैं। तो उसी तरह से पहले बहुत ही दिक्कत होती थी। अब इंडिया में कुछ और है, फ्रांस में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है, तो दिक्कत होगी कि नहीं। इसीलिए जितने भी लोग पहले विदेश जाते थे उसको सबसे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये सब वो सब सीख जाए कि हाँ हमारे देश में कैसा है और विदेश में कैसा चल रहा है। तो इसी चीज को सीखने और समझने के लिए ना सबसे पहले लोग क्या किए ना कि एक मीटिंग की है 1971 ईस्वी में, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमारे देश में, अगर हम अपने देश की अगर बात करें, तो हम अपने देश में जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को मापते हैं मीटर में, ठीक। अगर हमको लंबाई को मापना होगा तो हम मापेंगे मीटर में, अगर हमको द्रव्यमान को मापना होगा तो हम मापेंगे क्या में, किलोग्राम में। लेकिन अगर यही हमको टाइम को मापना होगा तो हम मापेंगे सेकेंड में। यानी कि लेंथ को मापने के लिए मीटर, मास को यानी कि द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, एंड टाइम को मापने के लिए सेकेंड, ठीक। ये हमारा देश हो गया भारत में, ठीक। अगर हम लोग जाएंगे इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में, है ना, ब्रिटिश सरकार जितनी भी वहां पे हमारे देश में जो राज कर रही थी, और हम लोग उसके देश में जाएंगे तो वहां पे लंबाई को मापते थे यानी कि लेंथ को मापते थे फुट में ना, मास यानी कि द्रव्यमान को मापते थे पाउंड में, एंड वही टाइम को मापते थे सेकेंड में ना। देखिए सेकेंड में ब्रिटेन में भी लोग मापते थे ना, और सेकेंड में लोग भारत में भी इसको माने, जितने भी एशिया के जितने भी देश थे वे सभी टाइम को सेकेंड में ही मापते थे। लेकिन अगर यही हम अगर लंबाई की बात करें तो फ्रांस में लोग यानी कि जितने फ्रांसीसी थे वे सब लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे, यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे, एंड मास को जो हो गया वे ग्राम में मापते थे, एंड जो टाइम को हो गया वे सेकेंड में मापते थे। तो इसी को एक करने के लिए एक मीटिंग हुआ 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और उस मीटिंग में यह कहा गया कि ये बहुत ही मतलब कि पद्धति तो अच्छी है लेकिन हर किसी को समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि अगर उसको एक तरह का ज्ञान नहीं मिला तो वह दुनिया में भूल जाएगा। सपोज कीजिए कि भारत के 2 राज्य हैं, एक कश्मीर और एक केरला। तो केरला की जो भाषा है वो कश्मीर से बिल्कुल मैच नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कश्मीर के लोग कुछ और भाषा बोलते थे, यानी बोलते हैं अभी भी,
और केरला के लोग कुछ और भाषा बोलते हैं। अगर दोनों मिल गए आपस में तो वो इसका मुंह देखेगा, वो इसका मुंह देखेगा, तू कुछ बोलबे तब हम बोलब, मतलब कि ऐसा। अब ई का बोलेगा उसको समझ में नहीं आएगा, वो का बोलेगा इसको समझ में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो पद्धति थी ना, तो ये मतलब कि ये बोल रहा था कि हमारे पास फुट है, ठीक, ये हमारे पास सेंटीमीटर है, ये बोल रहा था हमारे पास मीटर है, लेकिन ये तो वस्तुआ एगुड़े न है भैया। तो इसी को एक करने के लिए एक पद्धति है SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक, SI पद्धति आया ना। देखिए मात्रक को यानी कि मात्रक की ऐसे तो पद्धतियां 4 हैं किसी भी मात्रक को मापने के लिए। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, लेकिन ये तीनों फेल है। जबकि यह आया इससे, यानी कि SI पद्धति आने से पहले मात्रक की पद्धति 3 थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि SI पद्धति आने से पहले मात्रक की पद्धति कितनी थी, तो 3, लेकिन SI पद्धति आने के बाद मात्रक की पद्धति कितनी होगी, तो 4। अगर अभी भी क्वेश्चन आएगा कि मात्रकों की कुल पद्धतियों की संख्या कितनी है, तो वहां पे आप लोग को 4 ही मारना है, ठीक। देखिए एक गठन हुआ, यानी कि इस सबको मिलाने के लिए 1971 में एक गठन हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक। और इसमें यह कहा गया कि क्यों ना हम एक अलग पद्धति का निर्माण करें जिससे कि सभी को समझ में आ जाए, ठीक। तो उस पद्धति का नाम था SI पद्धति, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति। यानी कि इस पद्धति से पता चला कि नहीं ये पद्धति ठीक है और यह सभी को समझ में आ रही है, ठीक। देखिए CGS पद्धति जो थी वह फ्रांस में अपनाया जाता था। FPS पद्धति जो थी यह ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन इंग्लैंड में अपनाया जाता था। लेकिन MKS पद्धति जो थी ना, ये एशिया और यानी कि एशिया की तरफ जितने भी देश थे ये इसमें अपनाया जाता था। लेकिन MKS पद्धति जो थी वो पूरे विश्व का 90% जितने भी लोग थे यह MKS पद्धति को जानते थे, ठीक। और CGS और FPS पद्धति जो थी इसको लोग 5% एंड इसको लोग 5% जानते थे। अगर सपोज कीजिए कि आपके यहाँ 2 दोस्त है, ठीक, 2 दोस्त है और आपको हिंदी आ रही है, और एक दोस्त में आपको यानी कि जैसे मान सपोज कीजिए यहाँ पे जैसे ये आप है, ठीक, यहाँ पे आपका आंख हो गया, ये मुंह हो गया और ये आपका हाथ हो गया एंड ये आप, ठीक। कितने ऐसे लग रहे हैं आप, नहीं, ठीक। और यहाँ पे आपका 2 दोस्त और बनाते हैं, ठीक, यहाँ पे आपका 2 दोस्त बन गया और ये कितना अच्छा आपका दोस्त है सब, नहीं, यहाँ पे आपका जैसे आपको आ रही है हिंदी लैंग्वेज, ठीक, इसको आ रही है इंग्लिश, इसको आ रही है हिंदी, सपोज कीजिएगा यहाँ पे ना, ठीक, आपको हिंदी आ रही है, बीच वाले को आ रही है इंग्लिश एंड इसको आ रही है हिंदी। तो आप किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करेंगे, हिंदी में ना, क्यों, क्योंकि ये आपको आ रही है ना। अब ये जो इंग्लिश सीखा है, आप इंग्लिश सीखे नहीं है तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तब ना आप इससे बात कीजिएगा, नहीं तो इसको हिंदी सीखना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए। और पहले से आपके पास एक हिंदी वाला व्यक्ति है तो आप उसी से ना बात कीजिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है कि CGS पद्धति में केवल 5% लोग थे, FPS पद्धति में केवल 5% लोग थे, लेकिन जो MKS पद्धति इसमें 90% लोग थे। तो ये 90 सीखेंगे ये सब लैंग्वेज, नहीं इसी को इसको सिखा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ये जो लोग थे ये 90 को लोग थे, ये 5 गो आदमी है, ये भी 5 गो आदमी है। तो अब ये 90 वो जो सीखेगा 5-5 का भाषा तो बहुत दिक्कत होगी, 90 में कोई सीखेगा भी नहीं। तो उसी प्रकार से आप इन 5 को इसका भाषा सिखा दीजिए ताकि सब इक्वल हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गई ना। अब ये तो आप लोग समझ में आ गए, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, जस्ट थोड़ा सा और आगे, बस ये यानी कि एक स्टेप। अभी तक हमने जाना कि SI मात्रक कैसे बने, और अब हम जानेंगे कि SI मात्रक की संख्या कितनी होती है। देखिए हमने जाना था कि CGS जो मात्रक थे यानी कि CGS जो पद्धति थी वह फ्रांस में थी, और FPS जो पद्धति थी वह थी ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश में। लेकिन MKS जो पद्धति थी वो पूरी दुनिया में लगभग 19% क्या थी, तो प्रसिद्ध थी, यानी कि यह एशिया भर में पूरा फेमस था। तो इसी को लोगों ने 1971 में कुछ मतलब कि एक करने के लिए, सबको मिलाकर के एक करने के लिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का गठन किया। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि SI पद्धति, इसी का नाम है SI पद्धति ना, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की जो संख्या है वह 9 है। कितनी है? 9 है। यानी कि ऐसे पूछता है आप लोगों से क्वेश्चन कि संपूर्ण SI पद्धतियों की संख्या कितनी है, तो 9। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि मात्रक की कुल पद्धति कितनी है, तो वहां पे आपकी 4 हो जाएगी। पहली SI पद्धति, दूसरी CGS एंड तीसरा FPS और चौथा MKS पद्धति हो जाएगी। ठीक, अब देखिए SI पद्धति की संख्या 2, लेकिन SI पद्धति 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होइएगा।
एसआई पद्धति की संख्या 9 है, लेकिन एसआई पद्धति 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में हम मूल मात्रक या फिर आधारी मात्रक या फिर मूल मात्रक इसको कहते हैं, इसके पहले प्रकार को, इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ना, यानी कि इसी का नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ठीक, अब इसकी संख्या 7 होती है। ठीक, समझ में आई ना आप लोगों को। एसआई यानी कि एसआई पद्धति की संख्या हो गई 9, आधारी मात्रक की संख्या हो गई 7 एंड संपूरक मात्रक की संख्या हो गई 2। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का गठन 1971 में हुआ था और इसकी संख्या होती है 9। इसके 2 प्रकार हो गए, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट एंड इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्ड यूनिट। ठीक, इसको हम लोग, इसका एक और नाम है मूल मात्रक। मूल मात्रक की संख्या 7 या फिर आधारी मात्रक की संख्या 7। ये जो 7 संख्या है ये इसी की है। ठीक, और संपूरक मात्रक की संख्या 2। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप और प्रकाश की परिमाण मोल। देखिए मिट गया, प्रकाश की परिमाणता का मोल। ठीक, ये इसका 7वां संख्या है। ठीक, अगर हम बात करें कि संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है तो 2। कौन कौन, तो समतल कोण एंड ठोस कोण या फिर घन कोण ना। अब हम बात करते हैं कि इनका एसआई मात्रक क्या होता है और इनकी विमाएं हम कैसे निकाले भैया। तो आइए जानते हैं इनके एसआई मात्रक और इनकी विमाओं के बारे में। देखिए यहाँ पे रही हमारी एसआई मात्रक यानी कि आधारी मात्रक के 7 नाम, जो कि हमने आपको इसके पहले लिखा था। अब जस्ट इसके हम बात पढ़ने वाले हैं, इसका संकेत और इसका विमाएं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एसआई मात्रक की, ये आधारी मात्रक है ना। एसआई मात्रक की पूरी संख्या 9, आधारी मात्रक की पूरी संख्या 7 एंड संपूरक मात्रक की पूरी संख्या 2 होती है। देखिए लंबाई जो है, लंबाई को हम लोग बोलते हैं मीटर। देखिए यहाँ पे ना एम के एस पद्धति लागू हुई है। देखिए एम के एस पद्धति लागू हुई है, जो कि हमने आपको बताया कि एम के एस पद्धति में 90% लोग थे। तो इन्हीं लोगों को देखते हुए एफपीएस पद्धति और सीडीएस पद्धति के जितने भी लोग थे उन सभी को एमकेएस पद्धति के लोगों यानी कि एमकेएस पद्धति की भाषा को सिखा दिया गया। ठीक, थोड़ा सा हम इसके और आगे बढ़ते हैं ना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, लंबाई को हम लोग बोलते हैं मीटर एंड इसका संकेत क्या हो गया, मीटर। द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास ना, और इसका संकेत क्या हो गया, किलोग्राम। समय को हम लोग बोलते हैं टाइम एंड टाइम का संकेत यानी कि टाइम का मात्रक एम। देखिए यहाँ पे मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड एंड ताप यानी कि टेम्परेचर का मात्रक केल्विन एंड करंट धारा का मात्रक हो गया एम्पियर एंड ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला एंड पदार्थ की मात्रा यानी कि पदार्थ की परिमाणता का मूल का जो मात्रक है ये मात्रक ही है। ठीक, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो रही मात्रक की बात। अब देखिए इसका संकेत कैसे निकला है, मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का के एंड एम्पियर का ए, कैंडेला का सी और डी यहाँ पे निकला है एंड मोल का आप लोग क्या करना होगा एम डी। ठीक, और बात करते हैं कि इसका बीमा कैसे बना है। ठीक, देखिए लंबाई की जो बीमा होती है वो एल होती है और बीमा को हम हमेशा ही इस कोष्ठ में अंदर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि बीमा का फिजिक्स में बहुत ही बड़ा रोल है और अहम रोल है। तो अब सीखेंगे कि बीमा का कैसे कैसे ना, कैसे कौन कौन सा निकला हुआ है इसमें। देखिए सबसे पहले लंबाई का जो बीमा है वह एल एंड द्रव्यमान का जो बीमा है एम। बीमा हमेशा बड़ा होता है। ठीक, एंड समय का जो बीमा है वह के नहीं टाइम समय का जो बीमा है वह टाइम हो गया एंड ताप की जो बीमा है वह के। ठीक, अब इसके हम आगे बढ़े कि धारा यानी कि धारा का जो बीमा है वह आई एंड ज्योति तीव्रता की जो बीमा है वह सी एंड पदार्थ की मात्रा की जो बीमा है वह हो गई हमारी एन। ठीक, इतना आप लोग को याद नहीं करना है, बस आप लोगों को इतना याद करना है, मैंने मतलब कि ये वाला इतना याद करना है। ठीक, आप लोगों को इस पर फोकस नहीं करना है, आप लोग को याद करना है केवल लंबाई का मात्रक क्या होता है बस, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बस, ताप का मात्रक क्या होता है बस, समय का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है एंड पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। बस आप लोग केवल इतना ही याद करना है इसमें ना। और बीमाओं में आप लोग केवल 3 चीजों को याद करना है। कौन कौन सी, तो
लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी कि इन्हीं तीनों को आप लोगों को याद करना है और इन्हीं तीनों में लड़के कंफ्यूज होते हैं। जितने भी बच्चे, हम भी इसको जब फर्स्ट बार जब पढ़े थे तो हम भी कंफ्यूज की बीमा और मात्रा, मतलब कि थोड़ा सा अजीब लगा। देखिए यहाँ पे भी है एम के, यहाँ पे देखिए एम टी, यानी कि लंबाई की जो बीमा होगी वह एल होगी, ठीक। द्रव्यमान की जो बीमा होगी वह एम होगी और टाइम की जो बीमा होगी वह टी होगी। मतलब कि टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, एम इसमें। माथा गरम, मतलब कि कैसे यार इसको रटना पड़ेगा का, तब हम सोचे नहीं इसको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग गलती लिखे हो, यहाँ पे ना लंबाई का ये जो है ये लेंथ होगा। लंबाई को हम लोग लेंथ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं भैया? लेंथ से। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से क्योंकि मैंने मतलब कि यहाँ पे मीटर लिख दिया। मीटर जो है वो उसकी मात्रक हो गई ना, लेकिन लंबाई को इंग्लिश में एक्चुअली बोलते क्या है? तो लेंथ बोलते हैं। देखिए लंबाई को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेंथ, लेकिन लेंथ का जो बड़ा वाला पहला अक्षर है यही इसकी बीमा हम लोग याद करनी है। लेंथ को, यानी कि लेंथ का जो एल है यह इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई, ठीक। द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मास, और मास का जो एम है यानी कि बड़ा वाला यही इसकी बीमा हो गई। क्लियर? एंड समय की जो हम लोग बोलते हैं, समय को जो बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम, और टाइम का जो टी है बड़ा वाला यही इसकी बीमा हो गया। इसमें रटना कहाँ है यार? लंबाई को बोलते हैं इंग्लिश में लेंथ, और एल जो हो गया वह लंबाई की बीमा हो गई, ठीक। और लंबाई को जो मात्रक है वह क्या हो गई? मीटर हो गया। एंड द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मास, एंड मास की जो बीमा होगी वह क्या होगी? एम, यानी कि मास की बीमा एम हो गई। लेकिन अगर मास की मात्रक पूछ दिया, यानी कि द्रव्यमान की मात्रक पूछ दिया तब केजी हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम हो जाएगा, ठीक। समय की बीमा, समय को टाइम, यानी कि टाइम टी समय का बीमा, यानी कि समय की बीमा टी हो गई। और समय को हम लोग सूचित किस में करते हैं? समय का मात्रक क्या होगा? तो समय का मात्रक हो जाएगा एस। यहाँ पे सभी एसआई पद्धति, यानी कि सभी का एसआई मान है, आप लोग यहाँ पे समझना है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम यानी केजी, समय का सही मात्रक सेकेंड, ताप का सही मात्रक केल्विन। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, यानी कि यहाँ से जितने भी हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में पढ़ते हैं ये सभी से पॉइंट बाई पॉइंट क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। और हम लोग ना इतना हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हम लोग का लगभग फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स के इस चैप्टर में हम लोग 10% पढ़ लेंगे। पूरा फिजिक्स 100% का होता है, और चूंकि 10% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर किसी भी विषय का नींव होता है, और घर बनाने के लिए नींव जितना मजबूत होगा उतना ही टिकाऊ घर होगा। तो इसलिए हम लोग अगर अपने नींव यानी कि नींव पे ध्यान दे दिए, मतलब कि नीचे वाले जितने भी पिलर होते हैं अगर हम लोग उस पे ध्यान दे दिए तो हमारा घर बहुत ही मजबूत होगा। यानी कि अगर हम पहले चैप्टर पर ध्यान दिए तो हम बाकी जितने भी चैप्टर आएंगे उस सभी को आराम से घसटते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि मात्रक कैसे निकालें और बीमा हम लोग कौन कौन सी होती है। बीमा हम लोग केवल 3 चीज ही याद करना है। कौन सी? लंबाई की बीमा, द्रव्यमान की बीमा और समय की बीमा। बाकी इसको आप लोगों को देखना ही नहीं है, बस ये खत्म, साफ। ये हाँ, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा ना। इसका यानी कि ये भी इसको भी नहीं, इसका मान्यता है, ठीक। आप लोग इतने करना है। धारा की मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ताप का मात्रक केल्विन। बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता ही नहीं है कि ताप का बीमा क्या होगा, कभी नहीं पूछेगा आप लोगों से, केवल क्योंकि बीमा इन्हीं तीनों से आगे हम बनाएंगे कि बीमा कैसे कैसे बनता है और बीमा का आगे क्या रोल है ना। तो हम लोग बीमा बनाने की जो क्रिया है, यानी कि किसका बीमा कैसे बनता है ना, जैसे आप लोगों ने ऐसे देखा होगा एम एल, ऐसे एम एल, ये एम एल टी, ऐसे आप लोग देखे होंगे फिजिक्स में। माथा गरम ये कैसे आ गया अभी हमको भी मतलब कि ये इतना कम नहीं है, बहुत है, इसमें बहुत आएगा, माथा गरम हो जाएगा ना। लगभग इसमें 20 को बीमा आप लोगों को पढ़ना है, तो 20 बीमा हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जबकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रहा है और हमारा थोड़ा सा गला बैठ गया है। तो हम लोग अगले वीडियो में सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग के एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।